हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो, और ऐसी ही वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ में मैं आपको हर रोज़ जो भी जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है, रीजनिंग की, मैथ्स की और जीके की वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप किसी भी वीडियो की, जो भी मैं वीडियो आपको फेसबुक पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, और अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो की क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहता हो, या एज इट इज़ जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उनकी पीडीएफ चाहते हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, तो हम आपको वो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा, आप सब जानते हो आज 21 मई की बात कर रहा हूँ मैं। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। एक बार वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। यह दिन 21 मई 1991 को भारत के सातवें प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी तमिलनाडु में आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इलम द्वारा एक हमले में मृत्यु हो गई थी। इस हत्या के बाद वीपी सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। आतंकवादी विरोधी दिवस युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ जानकारी प्रदान करने, मानवीय पीड़ा और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन लोगों को आतंकवाद के असामाजिक कर्तव्य से भी अवगत कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कार्मेन रेनहार्ट बनी विश्व समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री। वर्ल्ड बैंक, जिसको आप बोलते हो, ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। यह आईएमएफ की वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उपनिदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न्स में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का कार्यभार या कामकाज संभाल चुकी हैं। कार्मेन रेनहार्ट को प्रकाशनों और विद्वानों के उद्धरणों के आधार पर दुनिया भर के शीर्ष अर्थशास्त्रियों में से चुना गया है। उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और NABE के एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, वे फाइनेंस में ब्लूमबर्ग मार्केट्स मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग 50 फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल प्रभावशाली साइंटिफिक माइंडेड की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि WHO में ना 2 निकाय होते हैं, एक को आप बोलते हो विश्व स्वास्थ्य सभा और दूसरे को बोलते हो कार्यकारी बोर्ड। होता क्या है, विश्व स्वास्थ्य सभा तथा कार्यकारिणी बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। WHO के कार्यकारी बोर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो WHO का कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त 34 सदस्यों से बना है, जिनमें सदस्यों को
3 साल के लिए चुना जाता है। स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है और जिसमें 194 सदस्य देश राष्ट्र शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष का चयन WHO के 6 क्षेत्रीय समूहों में प्रत्येक का 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है। अफ्रीका रीजन, अमेरिका रीजन, दक्षिण पूर्वी एशियाई रीजन, यूरोपियन रीजन, पूर्वी भूमध्य रीजन और पश्चिमी प्रांत रीजन। बोर्ड का मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सलाह देना और आम तौर पर इसको सुविधाजनक बनाना है, इसके काम को सुविधाजनक बनाना है। बोर्ड और स्वास्थ्य सभा दोनों स्वास्थ्य मुद्दों पर बहस के लिए और सदस्य देशों द्वारा उठाए गए चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच तैयार करते हैं। बात करते हैं WHO में भारत 12 जनवरी 1948 को WHO में शामिल हुआ था। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र समिति का पहला अधिवेशन 4-5 अक्टूबर 1948 को भारतीय स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में आयोजित हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मैं बात करूँगा WHO की, तो इसका मुख्यालय मैंने लास्ट वीडियो में बताया जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम हैं और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO द्वारा भारत सहित 10 देश, कौन कौन से हैं वो 10 देश, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो वो 10 देश हैं बोट्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान और कोरिया गणराज्य, रूस और UK को भी कार्यकारी बोर्ड में चयन किया गया है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ, कौन सा जिला है, झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासियों क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं झाबुआ के पटेलवाद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों में शुरू की गई दीदी वाहन सेवा के तहत पूरी तरह से फ्री वाहन प्रदान कर रही हैं। दीदी वाहन सेवा का खर्च महिलाओं द्वारा अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से वहन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये है, रेलवे ने सफलतापूर्वक अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन वैग 12 चलाया। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैग 12 का परिचालन शुरू कर दिया। इस इंजन को 60,027 नंबर और वैग 12 नाम दिया गया है। इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है और भारतीय रेलवे ने इस लोकोमोटिव का परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किया है। इसी के साथ अब भारत स्वदेशी रूप से ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। और इस इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो IGBT आधारित 3 फेज ड्राइव और 9000 किलोवाट के इलेक्ट्रिक इंजन है। यह इंजन 706 kN के अधिकतम संकर्षण के लिए सक्षम है, जो 150 में से 1 की ढाल में 6000 टी ट्रेन का संचालन शुरू करने में और चलाने में सक्षम है। यह 225 टी टन के एवल्स बोर्ड के 2 बोबो डिज़ाइन वाले इंजन लोकोमोटिव को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ 25 टन तक अपग्रेड किया जा सकता है। यह इंजन डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के लिए कोयला रेलगाड़ियों की आगे की आवाजाही के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें लगे हुए सॉफ्टवेयर और एंटीना के माध्यम से
इसके रणनीतिक उपयोगों के लिए इंजन पर जीपीएस के जरिए करीबी नज़र रखी जा सकती है और माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से ज़मीन पर सर्वर के जरिए एंटीना उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा राजुल चिंटाला होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बात करते हैं इसमें, यह वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाल नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्वस्थ जिसको इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा भी अन्नपूर्णा नामक पहल शुरू की गई। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। यह पहल 3 कारकों पर आधारित है। नंबर 1 आपका एक्सपर्टाइज, नंबर 2 एंगेजमेंट्स, नंबर 3 आपकी एंटेलमेंट्स। इसमें आपको देखनी है मी अन्नपूर्णा कृषक समुदाय के उत्थान के क्रम में उन्हें दीर्घकालिक स्थायी कार्यक्रम प्रदान करके उनकी आय की निरंतरता के लिए आत्मनिर्भर महाराष्ट्र के भूमिपुत्र के लिए एकीकृत जोखिम बीमा को प्रतिबद्धित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको याद रखने उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट बात करते हैं संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। प्रत्येक वर्ष 21 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट यानी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। बात करूं तो मैं अगर इस बारे में, तो इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को कन्वेंशन के 4 लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं के संतुलित प्रवाह को बनाए रखना और कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों की गतिशीलता बढ़ाए रखना है। बात करते हैं सतत विकास ढांचे में संस्कृति और को जोड़ना, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, संस्कृति के लिए शासन की स्थायी प्रणालियों का समर्थन करना, इसका मेन कार्य रहेगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको आप बोलते हो यूनेस्को, ने वर्ष 2001 में अफगानिस्तान के बमियान की बुद्ध प्रतिमा को तोड़ने के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधताओं पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसके बाद दिसंबर 2002 में UN जर्नल द्वारा यह मनाया जाने लगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।